अगर सभी विदेशी यात्रियों में देखें तो अफ्रीका में सबसे लंबी यात्रा इब्न बतूता ने तय की थी। तो इब्न बतूता किसके दरबार में भारत में आया था, इसने क्या विवरण दिया था और ये भारत में क्यों आया था, किस पद पर नियुक्त किया था, इन सब चीज़ों के बारे में आज बहुत ही डीपली हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इब्न बतूता। देखना, इब्न बतूता जब ये भारत में आया था सन 1333 से 1343 तक, है ना, 1343 तक ये भारत में रहा। उसके बाद ये यहाँ से चला गया था। तो इसके जन्म के बारे में बात करते हैं कि मूल स्थान ये कहाँ का निवासी था। इसका जन्म सन 1304 ईस्वी में तांजियर एक नगर है मोरक्को, और मोरक्को कहाँ का देश है, अफ्रीका। वर्तमान में मोरक्को की जो राजधानी है वो रबात इसकी राजधानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ये मोरक्को का निवासी था और कौन से महाद्वीप में आ जाएगा, अफ्रीका। कभी कभी ये भी आता है कि कौन से देश का, वहाँ पर अफ्रीका भी दे देते हैं केवल कि अफ्रीका का निवासी था। अगर देश की बात करते हैं तो ये मोरक्को का निवासी था, और मोरक्को में भी किसका, तांजियर वहाँ का एक प्रांत पड़ता था। 304 ईस्वी में जन्म हुआ था। और इब्न बतूता का नाम क्या था पूरा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता नाम था। तो इसे बचपन से एक भ्रमण करने का शौक़ था कि ये विदेशी यात्रा पर निकलता था, और अपनी ये अफ़गानिस्तान की यात्रा पर जब निकला, विभिन्न देशों की इसने यात्रा की, लगभग 30 देशों की यात्रा, सबसे अधिक अरब देशों की यात्रा की है। तो बचपन से ही क्या, भ्रमणशील और ज्ञान का एक जिज्ञासु क्या होता है, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु विचारधारा का व्यक्ति था। इसने किताब लिखी थी किताबुल रहेला या कहिए केवल रहेला एक किताब लिखी थी जिसका अर्थ होता है सफ़रनामा, यानी कि जो जर्नी करता है, जो सफ़र करता है विभिन्न देशों में। तो रहेला का अर्थ क्या होता है, सफ़रनामा। और यात्रा का जो वृत्तांत है, इसने जो अपनी डे टू डे की यात्रा के बारे में लिखा है, इसका कुछ विवरण पेरिस के एक संग्रहालय में रखा हुआ है जो सुरक्षित है वहाँ पर, है ना। इसने कुछ किताबें, भारत से जब ये वापस लौटा था अपने देश में, तो वहाँ पर भी कुछ वृत्तांत लिखा था, कुछ किताबें लिखी थी। उन सभी की कुछ प्रतियाँ पेरिस के संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो भविष्यवाणी की गई थी इसके लाइफ में, 2 भविष्यवाणी थी। क्या थी, एक तो शेख बुरहानुद्दीन ने एक भविष्यवाणी की थी कि आप विदेशी यात्राओं के लिए ही पैदा हुए हैं। एक मिनट, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप भ्रमणशील या विश्व भ्रमण के लिए ही पैदा हुए हैं। ये किसने भविष्यवाणी की, शेख बुरहानुद्दीन ने भविष्यवाणी की थी जब ये आक्सियाना यानी कि ट्रांस आक्सियाना या उत्तर के देशों में निकला था। दूसरा, इसी ने भविष्यवाणी की कि आपको पूर्वी देश यानी कि भारत की यात्रा करनी चाहिए। ये भविष्यवाणी किसकी थी, फोरकास्टिंग, ये बुरहानुद्दीन की, जो शेख बुरहानुद्दीन यानी कि गुरु कह लीजिए या फिर गाइड कहिए, पथ प्रदर्शक कहिए। दूसरा, इसने एक सपना देखा था। इब्न बतूता का एक सपना था, क्या, कि एक बड़े पक्षी ने उसे अपने पंखों पर बैठाकर पूरब की ओर उड़ान भरी है ना। बड़ा पक्षी है, मतलब वहाँ पर जैसे बड़ा गोडजिला टाइप में कुछ ऐसे होता है कि एक बड़े पक्षी ने अपने पंखों पर बिठाया और उसको पूरब की ओर लंबी उड़ान भरी उसने। तो इन 2 घोषणाओं से, यानी कि शेख बुरहानुद्दीन की जो भविष्यवाणी थी और जो इसने एक सपना देखा था, एक स्वप्न देखा था, उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ, काफ़ी प्रेरित हुआ। और इसमें अगर देखें तो पूर्वी देशों की यात्रा पर यह निकला था। तो सबसे पहले जब भारत आने के लिए अफ़गानिस्तान में जो हिमालय पर्वत है उसको हिंदू कुश कहा गया है। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ पार करके भारत में आया था। और इब्न बतूता की मृत्यु कब हुई थी, सन 1377 में तांजियर में हुई थी इसकी मृत्यु। वहीं पर समाधि स्थल बना हुआ है। तो क्वेश्चन है कि इब्न बतूता का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर, तांजियर में बना हुआ है या वहीं पर कब्र बनी हुई है। और ये काजी परिवार में पैदा हुआ था। खैर, अब ये भारत में जब आता है तो भारत में किसके दरबार में आया, सन 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह या रक्त पिपासु या परोपकारी बादशाह भी कहा गया है, ये चैप्टर अलग से पढ़ा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाएंगे। तो दिल्ली में इसका भव्य स्वागत किया गया। इसने अपने वृत्तांत में कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में 23 प्रांत थे। कितने राज्य थे, 23 प्रोविंशियल यानी कि 23 राज्य थे। तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। देखना, जो काजी बनाया गया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस पद पर नियुक्ति की गई थी, काजी के पद पर, और उसके बाद में किस पर की गई, फिर दूत के, जो राजदूत बनाकर भेजा था या एनवॉय बनाकर भेजा। तो दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त हुआ था। काजी का पद जैसे जुडिशरी से रिलेटेड होता है कुछ, यानी कि बड़े से अधिकार दिए जाते हैं।
अपनी किताब रहेला में इसने राजधानी परिवर्तन का उल्लेख किया। देखना, जो राजधानी परिवर्तन की थी ये तो सन 1327 में हुई है और ये कब आया था यहाँ पर 1333 में। तो इसने जो बाद में जो किताब लिखी गई है किताबुल रहेला, कुछ वो यहीं कंप्लीट की थी इंडिया में, लेकिन जो फाइनल टच दिया गया था वो अफ्रीका में ही, यानी कि घटना पहले घटित हुई और बाद में लिखा गया। कभी आप ये समझें कि सन 1327 में तो ये घटना घटित हुई राजधानी परिवर्तन की, और इसका जो काल है वो 1333 से 43 तक है, तो ये कैसे समकालीन हो जाएगा? नहीं, पहले घटना घटित होती है, बाद में इतिहासकार अपनी किताब में लिखते हैं उसे। तो रहेला में क्या लिखा गया है कि राजधानी परिवर्तन के बारे में, किसने राजधानी परिवर्तन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद का ही नाम देवगिरी था, तो दिल्ली से देवगिरी एक राजधानी परिवर्तन हुआ था। इसने 5 कार्य किए थे। देखना, कुछ इतिहासकार इसको पागल बादशाह कहते हैं। 5 कार्य क्या थे? राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, और एक ये दोआब में कर वृद्धि की गई थी, और एक इसमें किया था खुरासान अभियान, और एक कराची अभियान। लेकिन ये 5 कार्य ही असफल थे मोहम्मद बिन तुगलक के, इसीलिए पागल बादशाह कहा गया है। तो हम केवल चर्चा कर रहे हैं राजधानी परिवर्तन की। ये कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी परिवर्तन की गई थी, ये करीब 700 मील की दूरी थी, और इसमें एक दिन में ही दिल्ली को खाली करने का आदेश दिया था। और दौलताबाद का दूसरा नाम देवगिरी या ये कुतुबुलाबाद, ये भी इसी का नाम है, दक्षिण में पड़ेगा, कर्नाटक से टच। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी, इसने कुछ भ्रामक विवरण दिया था। वैसे तो जलालुद्दीन बर्नी ने भी लिखा है, अनेक इतिहासकारों ने लिखा है ये भी कि राजधानी परिवर्तन क्यों की गई थी। गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है। तो भ्रामक विवरण क्या था कि वहाँ पर जब आदेश दिया गया था कि आज ही दिल्ली खाली करनी है, तो दिल्ली में जब आदेश दिया गया है, वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एक सैनिक को कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ाया और ये देखा, ये बताइए कि दिल्ली में कहीं किसी घर से धुआं नज़र तो नहीं आता है। तो उस सैनिक ने बताया कि दिल्ली में एक घर में धुआं है, कि वहाँ पर देखिए। तो वहाँ देखा कि 2 व्यक्ति खाना बना रहे। कौन 2 व्यक्ति थे वो? एक तो अंधा और एक लंगड़ा। उनको भी जाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति करके इतिहासकारों ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। भ्रामक विवरण में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब ये आदेश दिया, तो इसका जो विवरण था वो किसने दिया है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने लिखा है कि जो अंधा व्यक्ति था, अंधे व्यक्ति ने और लंगड़े व्यक्ति ने दौलताबाद जाने से मना किया था, चूँकि ये तो पर सक्षम नहीं थे जाने के लिए। तो अंधे व्यक्ति को घोड़े से घसीटकर दौलताबाद पहुँचाया गया। ये घसीट कर दौलताबाद, और दूरी कितनी थी? 700 मील की, जो लगभग वहाँ पर 40 दिन में पूरी होनी थी। यानी कि 40 दिन तक उसको घसीटते रहे। ये तो हाइपरबोलिक लगता है, अतिशयोक्ति लगती है। दूसरा, एक जो लंगड़ा व्यक्ति था, लंगड़े व्यक्ति को पत्थर फेंकने वाले यंत्र से फेंका गया। यानी कि 700 मील की जो दूरी है, जैसे ये कैची टाइप में होती है, गुलेल होती है, कि उसमें रखकर और लंगड़े व्यक्ति को वहाँ पर फेंक दिया कि वो दौलताबाद में जाकर गिरा। ऐसे अतिशयोक्ति लगती है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइपरबोलिक लगता है कि अंधे व्यक्ति को घसीट कर ले गए। कहा जाता है कि वहाँ पर एक ही टांग वहाँ पर पहुँची थी जब घसीट कर ले गए। दूसरा, लंगड़े व्यक्ति को एक पत्थर फेंकने वाले यंत्र से फेंक दिया गया कि वो जाकर दौलताबाद में गिरा। ऐसा तो वास्तव में नहीं होगा, प्रैक्टिकली अगर देखें, क्योंकि ये मील कितनी दूरी थी? 700 मील लंबी यात्रा थी, जो 40 दिन के समय में पूरी होती थी। तो ये भ्रामक विवरण है, यानी कि राजधानी परिवर्तन तो की थी, लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? ऐसे कोई गारंटी इसकी नहीं है कि वो पत्थर फेंकने वाले यंत्र से फेंका गया या अंधे व्यक्ति को घसीटते हुए दौलताबाद में ले गए। दूसरा, इसने एक दूत बनाकर भेजा था। दूत कहाँ पर? चाइना में। चीन के एक राजा थे उस टाइम पर, तोगन तिमूर। क्या नाम था? तोगन तिमूर के दरबार में अपने एक दूत के रूप में इब्न बतूता को भेजा था, और वहाँ पर एक पत्र दिया था उसने, कुछ वहाँ के विवरण के बारे में जो बताया कि वहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ की करेंसी कैसे चलती है, और एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया गया था। वैसे तो ये पहले ही कर दिया था, तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा क्या थी? टोकन करेंसी। जैसे यहाँ पर सोने और चांदी की करेंसी चलती थी, उसने तांबे की एक करेंसी चलाई थी जिसका नाम क्या था? टंका। एक टंके का दाम सोने और चांदी के बराबर रखा गया। ये कहा जाता है कि दिल्ली का प्रत्येक घर एक टकसाल बन चुका था, यानी कि हर आदमी को या जो उच्च पदाधिकारी थे उन सभी को सिक्के डालने की अनुमति दी गई थी। उसका दाम किसके बराबर? जो ओरिजिनल वहाँ की करेंसी थी। यानी कि पहले तो कौन सी चली थी? सोने चांदी की मुद्रा। इसके स्थान पर जब तांबे की मुद्रा टंका चलने लगी थी, टंका, तो इसका दाम इसी के बराबर रख दिया पुराने वाली के। तो लोगों ने क्या किया? दिल्ली वासियों ने टंका ये बनाकर अपने घरों में और राज खजाने में जमा करके उसके बदले में सोना चांदी ले लिया गया वहाँ से।
तो जो तांबा था इससे तो राजा का जो खजाना था वो भर गया वहाँ पर, और सोना चांदी लोगों के घरों में आता है। इतिहासकारों ने लिखा है कि दिल्ली का प्रत्येक घर एक टकसाल बना था उस टाइम पर। इससे क्या हुआ, खजाना खाली हुआ ये दरबार। तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा, तो सांकेतिक मुद्रा चलाने का कहीं ना कहीं जो बाद में उसको प्रचलित की गई थी, ये कहीं ना कहीं ये इब्न बतूता का भी इसमें एक सलाह थी, क्योंकि ये चाहता था कि टोकन करेंसी भारत में चलाई जाए। वैसे इससे पहले चल चुकी थी। उसमें क्या था, और उस नाम था जो करेंसी का, टंका नाम था। तो टंका किसकी चली थी, तांबे की। तो ये इसका विवरण था इब्न बतूता का। इब्न बतूता ने कुछ भ्रामक विवरण भी दिए हैं और कुछ अच्छी भी बातें इसने बताई हैं कि जैसे 23 प्रांत थे, और यहाँ पर दिल्ली में इसके पास एक सेना भी थी, विशाल सेना, जिससे यहाँ पर कराची और खुरासान अभियान किया था। लेकिन बाद में जो ये अभियान असफल हुए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के 5 कार्य कौन कौन से थे, एक तो राजधानी परिवर्तन किया, एक इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और एक दोआब में कर वृद्धि, टैक्स इंटेंसिफाई किया था। दोआब का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं, जैसे हमारा सहारनपुर जिला है या फिर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये क्या गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र आ जाएगा। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या होता है, दोआब। तो दोआब में कर वृद्धि की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तभी क्या हुआ उसमें कि यहाँ पर अकाल पड़ा था, फिमाइन पड़ा था, दुर्भिक्ष पड़ा था, और लोग यहाँ पर मरने लगे थे। तो उल्टे इसमें क्या हुआ, राजा को ही एक ऋण देना पड़ा। तो इसमें दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता के लिए एक ऋण जारी किया। उस ऋण का नाम था सोनधारी ऋण। क्या नाम था, सोनधारी ऋण, सोनधारी, या इसी को हम कहेंगे तकावी ऋण, तकावी। ये 2 ऋण जारी किए थे किसानों के लिए। तो या तो यहाँ से टैक्स इंटेंसिफाई किया, टैक्स बढ़ा गया। जब यहाँ पर भूखमरी आई तो सुल्तान ने उनके लिए कुछ ऋण जारी किए थे, जिनको सोनधारी या तकावी ऋण कहा जाता है। तो इससे क्या हुआ, और भी राजा का खजाना खाली हुआ, यानी कि शासक का जो रॉयल ट्रेजरी थी, एक शाही खजाना, वो ख़त्म होता चला गया, वो कम होता चला गया। इससे ही ये पतन हुआ। इसलिए पागल बादशाह कहते हैं, या परोपकारी बादशाह, या रक्त पिपासु बादशाह कहते हैं, विद्वान बादशाह भी कहते हैं इसे। तो खैर, इसमें जो ये विवरण लिखा गया है किसका, इब्न बतूता का। तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी। मोरक्को में कौन सा पड़ेगा इसका नगर, तांजियर। तांजियर का ये मूल निवासी था। और किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और दूत बनाकर किसको भेजा गया, चाइना में इब्न बतूता को। और जैसे ये दिल्ली में आता है, दिल्ली में कौन सा पद दिया गया था, काजी का पद दिया गया था, और वहीं पर वापस ही चला गया। फिर अपना वृत्तांत पूरा किया है। इसके वृत्तांत की कुछ कॉपी या कुछ जो पन्ने सुरक्षित हैं, वो कहाँ पर हैं, पेरिस की एक संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। किताब का नाम क्या है, किताबुल रहेला। भविष्यवाणी किसने की थी, बुरहानुद्दीन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इब्न बतूता के।